जैसे ही अ, यहाँ पर जो 4 ऑप्शन थे, तो 4 ऑप्शन के बाद फिर और नए 4 ऑप्शन आ जाते हैं, कहो तो 5 ऑप्शन भी आ जाएँगे कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर पहला है या उसी ऑप्शन बीच में रख देंगे कि भाई दूसरा ऑप्शन है, ए या बी। अगर ए है तो इसका कारण बताते हुए कोई चीज़ बताइए आप, तो इस तरीके से। तो कुल मिला के आपके सामने जो ऑप्शन होंगे, मेरे ख़्याल से 8 ऑप्शन होंगे। ये पैटर्न रहता है यूपीएससी का। तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि जो 4 ऑप्शन हैं, दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको हर क्वेश्चन 4 ऑप्शन वाले ही मिलेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन के साथ-साथ 4 ऑप्शन और मिलेंगे। तो ये हमारा पैटर्न है। मेरे ख़्याल से मैं आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर के मेरे ख़्याल क्वेश्चन आप लोग लगा रहे होंगे, अगर नहीं लगाते हो तो मैं कल से वही लगवाऊँगा आप लोगों को, ताकि समझ में आ जाए। और ये जो क्वेश्चन जो होता है पैटर्न पीजी का है या पीएससी का जो नॉर्मल पैटर्न होता है, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो वहाँ व्यक्ति को अगर सोचो ज़रा कि स्टार्टिंग में आपसे पूछ लिया जाए एक जीके वाइज क्वेश्चन कि आयुष मंत्रालय है ना, तो आयुष मंत्रालय से रिलेटेड जो भी योजनाएं चली जा रही हैं, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। अब उन्हीं योजनाओं पे आपको 8 ऑप्शन दे दिए जाएं, 4 ऑप्शन, फिर उन्हीं में से देखे कहेगा कि पहले का ए सही है, दूसरा गलत है ना? या दोनों ही सही हैं। इस तरीके से 8 ऑप्शन होंगे। तो मेरे ख्याल से जब पहला जब क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, तो व्यक्ति को दिमाग ही नहीं लगा पाता है कि कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है। तो वो घबरा जाता है कि यार ऐसा पैटर्न तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। ठीक है? तो जब ये पैटर्न आता है तो वो जितना भी याद किया होगा क्योंकि उसे वही आदत में रहता है, वो पारिक ही याद किए हुए चला जाता है। क्योंकि पारक में 4 ऑप्शन वाले ही अधिकतर से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है? तो वही दिमाग में छपा रहता है। तो 4 ऑप्शन के अलावा भी दिमाग में रखना कि भई 8 ऑप्शन वाले भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो यहाँ देखते हैं कि कुछ सब्जेक्ट विमान स्थान है, इसका थोड़ा-सा रिवाइज़ करना है हमें कि काल प्रकर्ष का समावेश इसमें से होता है। तो आपको बताया गया है कि अ, ये जो जनपद ध्वंस है, तो जनपद ध्वंस में मेनली तौर पे आपके पास 4 कारण होते हैं, ठीक है? तो वहाँ देखेंगे आप कि ये जो काल प्रकर्ष किसके लिए कहा गया है? प्रकृति के लिए कहा गया है कि भई करण के लिए कहा गया है कि काल के लिए कहा गया है कि देश के लिए कहा गया है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 4 कारण बताए गए हैं जनपद ध्वंस में, वायु अ, देश काल, है ना? तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि काल प्रकर्ष यानी कि काल किसके लिए कहा गया है? तो ध्यान रखना कि काल एक कारण है, यानी हेतु में आता है। किस में आता है आपका? हेतु में आता है। तो सभी लोग याद रखें कि काल किस में आता है आपके? हेतु में आता है। ठीक? और यहाँ देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीन मात्रा युक्त आहार से हानि होती है। पहला ऑप्शन है आपके पास उदावर्तक कर और अनओजस्य तथा नेक्स्ट है बलवर्ण क्षय कर, नेक्स्ट है आपके पास उपरोक्त सभी। तो देखो सभी चीज़ों को आप लोग याद रखना प्रैक्टिकली वे से। हाँ, प्रैक्टिकली क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि हीन मात्रा युक्त आहार से हानि होती है। आपको भी पता है कि मतलब बहुत ही हीन मात्रा युक्त है आहार। अगर आप उसको डेली-डेली लेते हैं तो क्या होगा? सबसे पहले दिमाग में इमेज बनेगी कि हाँ यार, ओज का क्षय हो जाएगा, है ना? मतलब अनओजस्य, तो ओज की कमी होगी। धीरे-धीरे आपको भी पता पड़ेगा कि बलवर्ण का भी क्षय होने लगेगा। जब इतनी सारी चीज़ें होंगी, तो आपको एक चीज़ और याद रखनी पड़ेगी कि कहीं न कहीं आपके शरीर में वात की वृद्धि हो रही है। तो वात की वृद्धि होगी, तो वहाँ पर याद रखें उदावर्तकर, है ना? तो ये भी वात व्याधि है, ठीक? तो याद रखें। तो ये सभी यहाँ पर ऑप्शन में आ जाते हैं, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ हम लोग कि आम दोष की चिकित्सा सूत्र क्या है? तो यहाँ पर बड़ा ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। लोग हमेशा कन्फ्यूज़न होते हैं। अगर आप लोगों को
अगर आप लोगों को आंसर बन रहा है, तो मुझे बता सकते हो, कोई भी बता सकता है। आम दोष में चिकित्सा सूत्र क्या है? अवतर्पण, आतंक विपरीत या ए और बी नेस्टल लंघन? क्या है इसका आंसर, कोई बता सकता है मुझे? कोई भी बताएँ? विधि, डॉक्टर एसवी, श्रुति। चलो देखो मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ। जब आम दोष की चिकित्सा सूत्र में अगर आप लोग देखेंगे, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही लगता है कि लंघन, है ना? आम का बेस्ट क्या होता है? लंघन, ठीक है ना? तो लंघन एक दिमाग में चलता है कि भई मतलब आम बात की चिकित्सा हम लोगों ने लंघन पढ़ा हुआ है ना? लंघन, स्वेदन करके इस तरीके से पढ़ा हुआ है श्लोक, तो वो पहले दिमाग में याद रहता है कि काय चिकित्सा बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं लोग, ठीक है? तो यहाँ जब आम दोष आता है, तो आम दोष में सभी लोग याद रखेंगे कि अवतर्पण और आतंक विपरीत चिकित्सा, ये दोनों ही की जाती है। अब आतंक विपरीत क्या होता है? भाई सभी लोग याद रखें कि ये व्याधि का ही पर्याय है। क्या है? व्याधि का ही पर्याय है। तो अवतर्पण और आतंक विपरीत, ये दोनों किसकी चिकित्सा है? आपके आम दोष की चिकित्सा है। अब यहाँ देखो कि भई जो अवतर्पण है, अवतर्पण भी आपका 3 प्रकार से होता है, प्रैक्टिकली वे से देखा जाए। जब क्वेश्चन आएँगे तो प्रैक्टिकली वे के लेके ही जाएगा, ठीक है? कि आज जो 3 प्रकार के अवतर्पण हैं वो भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है? लंघन है, लंघन भी आपको याद होने चाहिए कि 10 प्रकार से लंघन होते हैं। ऐसा नहीं कि बस लंघन ही याद रखो, क्योंकि वो इंटरनल लेके जाएगा, ये पैटर्न होता है। सुपरफिशियली जो था वो आपके पीएससी में हो जाता था, ठीक है ना? लेकिन यहाँ जब यूपीएससी में आते हैं तो यहाँ बिल्कुल डीप में जाना पड़ता है। जितना याद किया है तो और अंदर चलो, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि गुह का चरितम एवं आक्रांतित शब्द बहुलम किसका लक्षण है? तो यहाँ वही बात बताई गई जनपद ध्वंस में, जैसे कि कोई भी विकृति होती है, जैसे वात है, देश है, या जल है, या काल है, तो इसमें से कह रहा है कि जो गुह गुह मतलब होता है छुपा हुआ, गुप्त कह सकते हैं। चरित्र एक मतलब कह रहा है छुपा हुआ सा जो चरित्र है, वो किसके लिए कहा गया है? एवं अक्रांदित शब्द बहुल, और एक ऐसे शब्द हमको सुनाई दे रहे हैं जिसका स्पष्ट वर्णन नहीं है। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने देखा होगा मूवियों में, जब कभी भी ऐसा एक भयानक सा दृश्य सा समझ में आता है कि रात में कि भाई अचानक से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं और एक अदृश्य चरित्र समझ में ही नहीं आ रहा ये है कौन? तो ये किसका है? ये देश का है। क्योंकि जब देश विकृत होता है स्पेशली, तो एक ऐसी हमारे सामने एक कैरेक्टर नहीं समझ में आता है कि ये है कौन? तो वो छुपा हुआ कैरेक्टर है और उसमें से एक भयानक सी आवाज़ें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा डरावनी सी आवाज़ें आ रही हैं। तो ये किसका है? देश विकृत का लक्षण है। किसका है? देश विकृत का। ठीक? नेक्स्ट देखें कि ना मृत्यु सामान्यम सामान्य न च कर्मण्याम कर्म पंचविद तेषां भेषजम परम उच्यते। इससे संबंधित चिकित्सा है, अर्थात ये आपके पास 4 ऑप्शन है कि उरु स्तंभ है, कुष्ठ है, विसूचिका है, जनपद ध्वंस है। तो ये कोटेशन अक्सर पूछ लेगा। हाँ, एक और याद रखना कि अक्सर यूपीएससी में कोटेशन वाइज़ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम का पैटर्न बहुत ज़्यादा टफ कर दिया है, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन उतने ज़्यादा रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है? अ, वेरी गुड। तो जनपद ध्वंस आंसर आ चुका है। तो ये किस लिए कहा गया कि डॉक्टर सोनाली, ये जो कोटेशन दिया हुआ है, इसका थोड़ा-सा हिंदी अर्थ करने की कोशिश करें। डॉक्टर सोनाली। डॉक्टर सोनाली मैम,
चलिए। मतलब ये बोल सकते हैं, "ना मृत्यु समानम सामान्यम ना च कर्मणाम", मतलब कि जो मृत्यु के समान है और उसकी जो चिकित्सा है उसको हम पंचकर्म से अच्छी कोई औषध नहीं है, ये बोलना चाह रहा है वो। वेरी गुड, है ना? तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ना मृत्युम सामान्यम, अर्थात व्यक्ति की सामान्य तरीके से मृत्यु है ही नहीं है, ठीक है ना? अर्थात भाई देखो, अ, जब कभी भी ऐसी स्थिति जनपद ध्वंस की आ जाती है, तो आपको लगता है कि वो सामान्य मृत्यु है? मुझे तो नहीं लगता है। कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा, अधिकतर से लोग तो ऐवे ही चले गए, जिसकी सामान्य मृत्यु ही नहीं थी। बिना मृत्यु के चले गए, है ना? कि भई ये बीमारी हो गई, बहुत ज़्यादा होपलेस हो गए, बीपी बढ़ गया और जी चले गए। जबकि उनकी सामान्य मृत्यु क्या थी? बहुत मतलब एक सामान्य मृत्यु जो होती है, काल जो होता है, भाई 60-65 साल तक तो जिएगा, लेकिन वो वहाँ नहीं थी, ठीक है? तो अधिकतर से याद रखना कि वो कह रहा है कि यहाँ पर अगर ऐसा है, ठीक है? तो उसे बचाने के लिए आपको क्या करना है? पंचकर्म करना है। तो पंचकर्म भाई बहुत ज़रूरी है। तो 5 कर्म कहाँ आपको बताया गया है? जनपद ध्वंस में बताया गया है। तो कर्म पंचविद तेषां भेषजम परम उच्यते। ये जो परम वर्ड दिया गया है इज़ वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है? तो जहाँ-जहाँ जो परम वर्ड दिए जाते हैं तो उन्हें आप लोग अंडरलाइन कर लेना। ये परम मतलब श्रेष्ठ है, ठीक है? तो ये श्रेष्ठ के लिए कहा गया है। तो ये श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है यहाँ पर? पंचकर्म श्रेष्ठ चिकित्सा बताई गई है, ठीक? नेक्स्ट देखते हैं कि जनपद ध्वंस अध्याय में अधर्म का हेतु है, अधर्म का हेतु है। यहाँ पर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न होगा, है ना? पहला ऑप्शन है आपके पास प्रज्ञा अपराध है, दूसरा आपके पास पूर्व जन्म कृत पाप है, नेक्स्ट है आपके पास ए और बी और नेक्स्ट है इनमें से सभी, ठीक? तो ध्यान रखेंगे कि जब जनपद ध्वंस अध्याय आप लोग पढ़ोगे तो मेरे ख्याल से जब यूपीएससी में, हाँ, एक चीज़ और याद रखना कि विमानस्थान से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएँगे। क्योंकि विमानस्थान अपने आप में ही बहुत ज़्यादा टफ है। लोग क्या है कि उसको सुपरफिशियली से लेके चले जाते हैं, लेकिन इंटरनली उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि अधर्म का हेतु पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है? प्रज्ञापराध में भई ये मूल होता है। क्या होता है? मूल होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रज्ञापराध का मूल क्या है? तो आपको बताना है भई अधर्म होता है मूल, ठीक है? जब वो कहेगा कि पूर्व जन्मकृत पाप का कारण क्या है या हेतु क्या है? तो आपको बताना है अधर्म है, ठीक है? तो बस यही बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है लोगों के लिए कि प्रज्ञा अपराध का मूल क्या है? अधर्म है। तो मूल भैया इसके लिए है ना? प्रज्ञा अपराध के लिए और कारण किसके लिए भई? अधर्म पूर्व जन्मकृत के लिए। पूर्व जन्मकृत पाप के लिए अधर्म कारण है। तो बस इतना से याद रखना है। तो इसका आंसर क्या है आपके पास? पूर्व जन्मकृत पाप। प्रज्ञापराध के लिए तो भई ये मूल होता है, लेकिन अधर्म किसका कारण है? पूर्व जन्मकृत के लिए। इतना आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न पुरुष चिकित्सा के लिए अयोग्य माना जाता है। तो आपको बताना है कि आपके पास ऑप्शन है कि अ, अच्छा, यानी कि वैधमानी और मुमूर्षलिंग तथा अनपवाद प्रतिकार। अर्थात ये कह रहा है कि देखो पुरुष चिकित्सा के लिए अयोग्य हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे अक्सर हमारे पास प्रैक्टिकली वैसे देखो, जब कहीं पे भी हम लोग हॉस्पिटल या क्लिनिक में बैठते हैं, तो हमारे पास पेशेंट आते हैं, पूरा गूगल रट के आते हैं कि व्याधि कैसी होती, क्या है, सब कुछ जानकारी रहती है। तो ऐसे पेशेंट क्या होता है, भई वैध वैध मानी होते हैं। अर्थात वो अपनी मनमानी करते हैं, लेकिन नाम के लिए वैध मानी है, ठीक है? वैद की सुनते ही नहीं है। वैद जो भी कहे कहने दो, है ना? हम तो अपना पढ़ के आए गूगल से, हम वो फॉलो करेंगे। तो आजकल कैसे पेशेंट हो गए इसी तरीके से, तो ऐसे पेशेंटों का इलाज नहीं करना है। तो वैद मानी और फिर बताया गया कि मुमुक्षुलिंग अर्थात आप कह सकते हो यहाँ पर कि अरिष्ट लक्षण प्रकट हो चुके हों।
या जिसमें मतलब जिसको रेफ़र ही नहीं किया जा सकता है, ठीक है? तो ऐसे लोगों का भी ट्रीटमेंट नहीं करना है, उनसे कहो कि भई भगवत गीता या रामायण आप पाठ कीजिए, आराम से रहिए। और जिसकी चिकित्सा का भाई वर्णन ही नहीं कर रखा है यहाँ पर, तो ऐसे पेशेंट को भी नहीं देखना है। तो कुल मिला के यहाँ पर सभी ही ऑप्शन का आंसर होगा यहाँ पर, ठीक? तो सभी ही आंसर होगा। फिर बताया गया है कि आयुष क्षय, अनुमान ज्ञेय भाव, अर्थात ये जो ज्ञेय मतलब होता है जानना कि आप एक हाँ, ये पैटर्न अच्छा है, ये अक्सर आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खालिस्तान वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं आजकल। तो बताया गया है कि क्षय, क्षय जो बताया गया है, आयुष क्षय, अनुमान, ज्ञेय भाव, तो ये किसके लिए कहा गया है? आपके ऑप्शन में है अरिष्टे तथा अ, हियम हियम, पंपनयन तथा उत्थानयन तथा ग्रहणयन। अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि जो क्षय है, तो अनुमान, आपको पता है अनुमान जब एक अलग से ही पदार्थ विज्ञान में अलग से ही चैप्टर बताया गया है, तो उसके लिए एक पॉइंट बताया गया है कि क्षय, क्षय से आप किस चीज़ का अनुमान लगाएँगे? आयुष क्षय का, है ना? तो आपकी जो आयु है उसका उसके क्षय का अनुमान आप अरिष्ट से लगाएँगे, किससे लगाएँगे? अरिष्ट से। तो आपको भी पता है कि भई कुछ 1 साल वाले भी अरिष्ट हैं, कुछ 6 महीने वाले भी अरिष्ट हैं और अरिष्ट लक्षण है, कुछ 15 दिन वाले भी अरिष्ट लक्षण हैं। तो एक बार अरिष्ट लक्षणों को भी रीड कर लेना। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, उससे रिलेटेड एक-एक बार टॉपिक देख लेना, ठीक है? ताकि क्विकली रिवीज़न होना है हमारा, ठीक? फिर यहाँ पर बताया गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शुष्क अन्न सेवन इस स्रोतोदुष्टि का हेतु होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, उदक-वाह, अन्न-वाह, पुरीश-वाह और रस-वाह। ये टॉपिक अपने आप में ही बहुत जटिल है, ठीक है? जितने भी स्रोतोदुष्टि वाला है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जितने भी स्रोतोदुष्टि वाले जितने भी कारण आए आपके पास, तो अच्छे से याद रख लेना क्योंकि यहाँ पर आपको 8 ऑप्शन मिलने वाले हैं, ठीक है? कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा स्रोतों में, ठीक? हालाँकि काफ़ी लोगों ने आंसर भी दे दिए हैं, अच्छे दिए हैं आंसर और बिल्कुल सही दिया है। शुष्क अन्न सेवन, इस स्रोतोदृष्टि का जो हेतु है, वो आपका उदकवाह स्रोतस के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया? उदकवाह स्रोतस, ठीक है? जिसके आपके लक्षण आपको पता ही होगा कि भाई बहुत ज़्यादा प्यास लगना है, ठीक है? कंठ सूख ये सभी इसके लक्षण होते हैं। तो शुष्क अन्न सेवन किसके लिए कहा गया है? उदकवाह, उदकवाह स्रोतस के लिए कहा गया है, ठीक? नेक्स्ट है कि अत्यसन, इस स्रोतोदुष्टि का हेतु है। पुरीश्वा, अन्नवा, रसवा, रक्तवा। अत्यशन यानी कि बहुत ज़्यादा खा रहा है व्यक्ति, तो किसका है ये? कोई बताएगा? अत्यसन, अति गर्दी खाने से। सोनाली, अत्यअशन यस सर। अ, अत्यसन किसका है ये? सर ये अत्यसन होगा अन्न व स्रोतस का। सही है ना? कि अन्नवाह स्रोतस भाई जब हम लोग बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो हमारा कौन-सा जाएगा कौन-सा स्रोतदुष्टि होगा? अन्नवाह स्रोतस। वेरी गुड, ठीक है? अभिसंधि हालाँकि सोनाली मेरी क्लासमेट है और भाई उसने सारे एग्ज़ाम क्लियर किए हुए हैं, ठीक है? तो सोनाली बहुत टैलेंटेड है। नेक्स्ट है कि अभिसंधि भोजन, इस स्रोतोदृष्टि का हेतु है। अच्छा सोनाली मैं ये कह रहा था कि अगर हो सके तो आप अपना भी ज्ञान शेयर करें यहाँ। बहुत सारे लोग हैं, ठीक है? पास क्या ज्ञान है। है ना? क्योंकि भाई बहुत पंचक्रम से पीजी किए हुए हैं, है ना? और मेरे ख़्याल से एमपीपीएससी फाइट है और जितने भी मेरे ख़्याल से एग्ज़ाम दिए सब एग्ज़ाम फाइट है। तो अच्छा नॉलेज है। सोनाली पिछला यूपीएससी का पेपर दिया था क्या? सर
पेपर मैंने दिया था पर मेरा क्लियर नहीं हुआ था। नहीं, नहीं, मैं पैटर्न की पूछ रहा हूँ। पैटर्न मैं जो बता रहा हूँ वही है? क्योंकि मैंने भी दिया था। सर आपने 8 ऑप्शन वाला बताया है ना कि 8 ऑप्शंस रहते, तो 8 ऑप्शन नहीं रहते उसमें। देखो जैसे 4 ऑप्शन दे दिए, है ना? तो 4 ऑप्शन में फिर नीचे 4 और आ जाते हैं उसमें। नो, ऐसा नहीं होता सर। जैसे मान लो वो मैक्सिमम उसमें मैचिंग रहती हैं, फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं, रीजन असर्शन रहते हैं, और उसमें मेरे पास पेपर है, आप कहें तो मैं भेज दूँगी आपको। नहीं, पेपर मेरे पास भी है तो चलो मैं भेजूँगा, है ना? तो उसमें मुझे पता है जैसे ये जो 4 दिए हैं ऑप्शन, तो इन्हीं 4 ऑप्शन के बाद हाँ। फिर देता है कि ए और बी सही है या सी और डी सही है, तो इस तरीके से वो ऑप्शन ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि ये 4 ऑप्शन तो रहेंगे, बट वो पहले ये बोल देगा ए सही है, एक ए बी की पुष्टि करता है, हाँ, ए और बी दोनों ए की पुष्टि नहीं करता है, इस तरीके से। हाँ, तो फिर वो बहुत ज़्यादा ऑप्शन लग जाते हैं, तो लगता है कि ये कुछ नया पैटर्न है ना? हुँ। हाँ, चलिए अ, एक क्वेश्चन और रह गया है ना यहाँ पर? ओके, कुछ लोग कह रहे हैं भाई ओल्ड पेपर शेयर कर देंगे। ठीक है, कर दिया जाएगा ओल्ड पेपर शेयर। नेक्स्ट है कि अभिसंधि भोजन इस स्रोतोदृष्टि का हेतु है। तो मांस व स्रोतस, मज्जा व स्रोतस, अन्न व स्रोतस, ए और बी? कोई बताएगा मुझे? अभिसंधि। वैसे तो मुझे मांस वाला तो कंफर्म है, लेकिन मांस के साथ मज्जा भी है शायद। हाँ, ये सही है। मांस और मज्जा दोनों ही हैं, अभिसंधि भोजन। ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें और अच्छे से शेयर कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि जैसे हम लोग क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट्स भी रहती हैं, पॉइंट्स रहते हैं, भेज देता हूँ आप लोगों को। ठीक। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे अक्सर क्वेश्चन आते हैं क्योंकि आजकल वर्ड पे बहुत ज़्यादा लोग जाने लगे हैं कि थोड़े से टफ वर्ड डाल देंगे तो उससे क्वेश्चन टफ होने के चांस होता है, ऐसा लोगों का सोचना है। जैसे कि बताया गया यहाँ पर चिकित्सा बताई गई सुश्रुत के द्वारा अग्नि की, कि अगर सम है तो आप क्या करेंगे कि परिरक्षणम कुर्वत, यही बिल्कुल लाइन मिलेगी अगर आपको मिलेगी तो। नेक्स्ट है कि विषमय, विषमय जो विषम आपकी अग्नि हो जाती है तब क्या चिकित्सा करनी चाहिए? तो स्निग्ध अम्ल लवणे, अर्थात स्निग्ध अम्ल लवण वाली चीज़ें आप दे सकते हैं, जो कि विषम अग्नि की चिकित्सा के लिए कहा गया है। तीक्ष्ण अग्नि है तो आपको मधुर, स्निग्ध, शीत और विरेचन करना है। देखो हमें पता है कि सुपरफिशियली सभी चीज़ें याद रहती हैं कि हाँ, ठीक है अगर विषम अग्नि है तो हम लोग स्निग्ध चीज़ें दे देंगे, है ना? क्योंकि विषम से बात बड़ी हुई है। तो यहाँ पर स्निग्ध चीज़ दे देंगे। जब पूरी की पूरी लाइन आती है ना कि विषम, अम्ल, लवण, अगर इसमें से एक चीज़ मिस हो जाए तो फिर अलग से ऑप्शन डाल दे वो व्यक्ति, तो फिर समझ में नहीं आता कि ये अलग से चीज़ है क्या? तो ये पूरा का पूरा याद रखना है कि स्निग्ध, अम्ल, लवण, बीच में से अम्ल भी हटा सकता है वो, ठीक है? स्निग्ध, लवण ही दे देगा वो। बोलेगा कि कौन-सा नहीं है या कौन-सा मतलब खालिस्तान का है भई, तो इस तरीके से वो पूछ लेगा। तो स्निग्ध, अम्ल, लवणे। नेक्स्ट है कि तीक्ष्ण, तीक्ष्ण में मधुर है, स्निग्ध और शीत तथा विरेचन। तो विरेचन आप सभी लोग जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की तीक्ष्ण अग्नि है, तो उसमें स्पेशली आपको विरेचन कराना है और उसका जो आहार है वो कैसा होगा? मधुर होगा, स्निग्ध होगा, शीत होगा। फिर आपसे एक पूछ लेगा कि स्निग्ध किन-किन चीज़ों के लिए बताया गया? तो आपको बताना है कि विषम और तीक्ष्ण के लिए स्पेशली स्निग्ध कहा गया है। फिर यहाँ पर बताना है कि अत्य अग्नि, बहुत ज़्यादा अग्नि अगर तीव्र हो जाती है तो आपको क्या ट्रीटमेंट देना है? सुश्रुत के अकॉर्डिंग। तो भैंसी छीं यानी कि भैंस का दूध, दही और घी देना है। ये अत्य अग्नि के लिए कहा गया है।
तो ध्यान रखें कि भैंस को जो दूध है, घी है और सरपी, ये तीनों ही चीज़ देना है। फिर बताएँ कि अगर मंद हो गई है तो आप क्या करेंगे? अगर अग्नि मंद है तो स्पेशली यहाँ पर वमन कराना है। क्या कराना है? वमन कराना है और कटु तिक्त कषाय वाला भोजन देना है या आपको औषध देना है। जब मैं भोजन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर औषध भी आप शामिल करना है इसमें, है ना? तो कटु तिक्त कषाय वाले आपको यहाँ पर औषध का सेवन करना है, प्लस आपको यहाँ पर वमन कराना है। क्या कराना है? वमन कराना है। ठीक? तो मेरे ख़्याल से मैं ग्रुप पे कुछ अच्छे स्पेशल पॉइंट देता रहूँगा यहाँ पर और बाकी उनका डिस्कशन हम लोग क्लास में करते रहेंगे। ठीक है? आज के लिए इतने सफिशिएंट है। किसी को कोई डाउट को पूछना हो तो पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो पेपर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास मॉर्निंग में कल।